So, gentlemen, welcome back for the third and last session for today, training number 6, ओशा जर्नलिस्टी। इससे पहले हमने अपनी डिस्कशन का सेशन कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज की ट्रेनिंग का, दैट इज मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग इज ए बिग एक्टिविटी, और जितनी भी किस्म की वर्क साइट्स होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर, आपने देखा होगा कि ये जो मटेरियल हैंडलिंग है ये फुल ऑफ रिस्क एक्टिविटी होती है। ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पे चीज को उठा के रखना, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट तैयार हो गई है आपकी, ठीक है ना। अब उसमें मैनुअल हैंडलिंग भी आती है। पहले लोग ये होता था कि वो ज्यादातर हाथ से चीजें उठा के दाएं बाएं करते थे, मैनुअल हैंडलिंग करते थे। लेकिन जैसे जैसे ऑटोमेशन हुई, हैवी चीजें तैयार होनी शुरू हुई, तो फिर इंडस्ट्री ने भी तरक्की की और मैकेनिकल जो एड्स हैं वो साथ साथ डेवलप हुई, और उसकी वजह से ये हैंडलिंग आसान हो गई। अब मटेरियल हैंडलिंग बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया, जिस तरह वर्क एट हाइट एक हैजर्डियस एक्टिविटी है, इसी तरह मटेरियल हैंडलिंग भी एक काफी हैजर्डियस एक्टिविटी है। खासकर कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैंडलिंग ऑपरेशंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस टू प्रिवेंट इंजरीज, पोटेंशियल हैजर्ड्स इन मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज, कॉमन इंजरीज एंड हाउ टू अवॉइड देम। ये इस टॉपिक के अंदर पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। जी, कॉमन हैजर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं आपकी मटेरियल हैंडलिंग के अंदर? जैसे इंजरीज फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। अब एक क्रेन है, उसके ऊपर कोई इक्विपमेंट आप उठा के, या इवन फोकलिफ्ट ट्रक के ऊपर उठा के आप एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं, तो वो गिर सकता है। और उसके गिरने की वजूहत बहुत सारी हो सकती हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। उनका जो पिकिंग इक्विपमेंट है, यानी कैरिंग इक्विपमेंट है, वो वीक हो सकता है। आपका जो ऑपरेटर है वो ट्रेन ना हो, या मतलब लोड हैवी हो, ओवरलोडेड हो, उससे भी मतलब है कि वो अ, टूट जाता है, मतलब गिरने का खतरा होता है। इम्प्रॉपर स्टैकिंग हो, स्टैकिंग का मतलब होता है जैसे तह लगाना। जब आप कोई भी मटेरियल को स्टैक करते हैं, तो अगर इम्प्रॉपर हो तो मतलब एक बोरी उधर रख दी, दूसरी दाएं रख दी, तीसरी बाएं रख दी, मतलब एक तरतीब के साथ स्टैकिंग ना हो, तो वो भी गिरने का खतरा होता है। हैवी इक्विपमेंट अगर ओवरलोडेड हो तो वो भी गिरने का खतरा होता है। उससे और इंजरीज किस किस्म की हो सकती हैं? जैसे स्ट्रेन हो सकते हैं, स्प्रेन्स हो सकते हैं, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। स्प्रेन्स और स्ट्रेन्स क्या होते हैं? स्ट्रेन जैसे आपके मसल पुल हो जाना, उसके ऊपर दब लग जाना, ठीक है ना। स्प्रेन जैसे इंजरीज होती है, कट लग गया, ठीक है ना, कोई छाला बन गया, इसको स्प्रेन्स कहते हैं। फ्रैक्चर्स, अगर कोई खुदा ना खास्ता आपकी बोन फ्रैक्चर हो गया, ये इसको फ्रैक्चर कहते हैं। ब्रूजेस भी इसी तरह ही होते हैं, जैसे वो छाले बन जाते हैं या निशान पड़ जाते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम इनकरेक्ट लिफ्टिंग और कैरिंग। मतलब है कि अगर आप मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं, इनकरेक्ट तरीके से कर रहे हैं, तो ये वाली इंजरीज आपको फेस करनी पड़ती हैं वहां पे। तो जी, मती और रहमान को एडमिट कर लें। ओशाज मोस्ट फ्रीक्वेंट सीरियस वायलेशन रिलेटेड टू मटेरियल हैंडलिंग, इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। सेफ प्रैक्टिसेस फॉर मटेरियल हैंडलिंग की अगर हम बात करें, तो इसमें जनरली जो सेफ प्रैक्टिसेस हैं, वैसे तो आप डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी, आप वहाँ पे जाके जब उसको एनालाइज करते हैं, असेस करते हैं, तो वहाँ के नोयत के मुताबिक जिस किस्म की वहाँ पे हैजर्डियस सिचुएशन है, उसके मुताबिक आप अपना कंट्रोल मेजर सजेस्ट करते हैं। आपको जनरली जो है ना, कंट्रोल मेजर्स को सजेस्ट करने का तरीका पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि यार कंट्रोल मेजर्स की 5 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है ना, हियरार्की ऑफ कंट्रोल जिसको हम कहते हैं। नंबर 1, इलिमिनेशन। पहला ऑप्शन ये है कि अगर वो हैजर्ड जिसकी, वो मटेरियल जिसकी वजह से वहां पे हैजर्ड जनरेट हो रहा है, अगर आप ऑल टुगेदर उसको वहां से खत्म कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है रिस्क खत्म करने का। लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली स्पीकिंग, ठीक है ना। आपको उस इक्विपमेंट के साथ काम करना होता है, इसलिए आप दूसरा ऑप्शन क्या लेते हैं? सब्स्टिट्यूशन। अगर फर्ज करें कोई ऐसी चीज वहां पे यूज हो रही है जो ज्यादा खतरा पैदा कर रही है, मसलन उसमें शोर ज्यादा है, आप उसकी जगह पे ऐसी चीज यूज कर लें जिसमें शोर कम है, यानी उसको सब्स्टिट्यूट कर लें। थर्ड हायरार्की ऑफ कंट्रोल में थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या होता है कि इंजीनियरिंग कंट्रोल। आप इंजीनियरिंग कंट्रोल से कोई सेफ्टी गार्ड लगा के
या कोई बैरिकेशन करके, इस तरह की एक्शन लेके आप कंट्रोल मेजर्स कर सकते हैं। या फिर चौथा आपके पास ऑप्शन होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या होता है कि उसमें कोई ट्रेनिंग करके आप रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, कोई प्रोसीजर बना के, पॉलिसी बना के, एसओपी बना के, वर्कर्स को रेस्ट दे के, उनकी रोटेशन करके, मतलब जिस नोयत का हैजर्ड आपने आइडेंटिफाई किया है, रिस्क असेसमेंट जब आपने की है तो आपको पता चल गया कि ये खतरे वाली बात है, इसमें रिस्क है, तो आप फिर जब हियरार्की ऑफ कंट्रोल को, यानी कंट्रोल मेजर्स को बनाने का पूरा तरीका अगर आपको पता है, आप उसको समझ रखते हैं उसकी, तो फिर फौरी तौर पे आपका दिमाग काम करेगा और आप उसमें से अप्रोप्रिएट जो कंट्रोल मेजर्स का ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, फिर लास्ट पे आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगर आप इलिमिनेट भी नहीं कर पा रहे हैजर्ड को ऑल टुगेदर, उस एक्टिविटी को अगर आप सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर पा रहे क्योंकि काम होना है, अगर आप इंजीनियरिंग कंट्रोल भी करके देख लिए आपने लेकिन फिर भी उसमें हैजर्ड मौजूद है, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर भी लेके देख लिया फिर भी हैजर्ड मौजूद है, तो फिर आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पे जाएं। मसलन अगर फर्ज करें एक जगह पे एक मशीन के अंदर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, ठीक है ना, अब शोर इतना ज्यादा है कि आप वो मशीन इस तरह की है कि आप ऑल टुगेदर उसको एलिमिनेट तो नहीं कर सकते कि पूरी मशीन को उठा के फेंक दे, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। आप सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते क्योंकि फौरी तौर पर मशीन को चेंज करना एकदम मुमकिन नहीं है। आप इंजीनियरिंग कंट्रोल उस पर नहीं कर सकते, आपने करके देख लिया, आपने सेफ्टी गार्ड लगा के देख लिया फिर भी उसमें शोर आ रहा है। आप वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी करके आपने देखे, आपने शिफ्टें भी लगाई, लोगों की चेंज की, प्रोसीजर भी बनाया, सेव वर्क प्रोसीजर का, वर्क परमिट वगैरह सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वहाँ पे शोर का एलिमेंट मौजूद है, तो फिर क्या करेंगे, आप अपने वर्कर्स को कहेंगे कि ईयर की प्रोटेक्शन का जो इक्विपमेंट है वो यूज करें। मसलन वो जो ईयर डिफेंडर्स होते हैं, ईयर मास्क होते हैं, कानों में पहन लें, हेड गियर पहन लें, वो जो आपके नहीं होता ये जो मतलब एयर प्लग्स होते हैं सर, gloves एयर होते प्लग या हैं, फिर एयर डिफेंडर ये कहलाते डिफेंडर्स वगैरह होते हैं, इनको आप यूज करके तो आप उस रिस्क को, उस हैजर्ड को मिटिगेट कर सकते हैं। क्योंकि एकदम मशीन तो आप चेंज नहीं कर सकते, जितना भी आपने कोशिश की उससे पहले जो हियरार्की ऑफ कंट्रोल के मुताबिक आपने कंट्रोल मेजर्स अप्लाई किए, इसके बावजूद कुछ ना कुछ रिस्क मौजूद है वहां पे, तो फिर आप इसको इस तरह कंट्रोल करेंगे, ठीक है जी। तो यूज प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स एंड बॉडी मैकेनिक्स। जब भी आप मैनुअल हैंडलिंग करें तो प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स के थ्रू अपने वर्कर्स को भी बताएं कि हमेशा उनको, बल्कि आप एक ट्रेनिंग दें, आप एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर अपनी साइट के, उनके लिए लिफ्टिंग टेक्निक की ट्रेनिंग का बंदोबस्त करें, उनकी अवेयरनेस करवाएं, उनको प्रैक्टिकली करके बताएं कि जब आपने कोई वेट उठाना है तो आपने कमर के बल नहीं झुकना, आपने घुटनों के बल नीचे बैठना है, और प्रॉपर ग्रिप के साथ वजन को उठा के अपने पेट के साथ लगाना है और अपनी टांगों पे आपने उठना है, ना कि अपनी कमर पे, ठीक है ना। तो कमर पे अगर आप बर्डन डालेंगे तो वो कमर आपकी प्रॉब्लम करेगी, उसमें मसल आपके पुल हो गए और वो अर्गोनॉमिक्स का भी इशू बनेगा, और कोई डैमेज होगी तो बोन का भी मसला बन जाता है, ठीक है ना। तो प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स जो है वो बहुत जरूरी होती है अपने वर्कर्स को गाइड करने के लिए, बताने के लिए। when to get help, bulky loads, limited visibility or unsafe handling conditions। मतलब जब आप देखेंगे लोड इज टू हाई या विजिबिलिटी ठीक नहीं है या अनसेफ हैंडलिंग कंडीशन है, तो फिर आप हेल्प भी लें, मतलब आप किसी ट्रेन रिसोर्स की हेल्प लें। आप अगर एक बंदा काम कर रहा है और उससे वजन नहीं उठाया जा रहा तो आप दूसरे बंदे की हेल्प लें, या अगर कोई मैकेनिकल एड वहाँ पे मौजूद है, कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट है जो वेट उठाने के लिए यूज होता है, लिफ्टर वगैरह ये वो, तो आप कोशिश करें उसकी हेल्प लें, ना कि आप खुद से फनकारियां वहां पे करनी शुरू कर दें। तो रिस्क जब भी लेंगे ना, देखें रिस्क, रिस्क का मतलब चांस ही होता है, रिस्क का मतलब लाजमी नहीं होता कि वो लाजमी नुकसान हो जाए। रिस्क का मतलब होता है कि आप चांस ले रहे हैं और चांस में हमेशा खराबी होने का अंदेशा होता है, ठीक है ना। तो जब भी आप रिस्क लेंगे तो आप ये जेहन में चीज होनी चाहिए कि ये नेगेटिव भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप उसको पॉजिटिव एंगल से सोचते रहे और वो ऐसे ही हो जैसे आप सोच रहे हैं। तो रिस्क जो है वो हमेशा सोच समझ के लें, और मैं तो कहता हूँ सेफ्टी में तो रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। आप बल्कि रिस्क को आइडेंटिफाई करें और उसको मिटिगेट करें, ये सेफ्टी ऑफिसर्स के जो काम है।
उनको इस तरीके से करना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर स्टोरिंग मटेरियल, अब देखें ये जो मटेरियल को स्टोर करना है ये भी इटसेल्फ एक कंप्लीट एक्टिविटी है जिसमें मल्टीपल हैजर्ड्स मौजूद होते हैं। अब और अगर वो प्रॉपर ना हो तो उससे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, चीज गिर जाती है, उससे नीचे नीचे दब जाती है, मटेरियल का भी नुकसान होता है, अफ्तार खास्ता इंसानों की जान का भी नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है आप स्टोरिंग के लिए? इंश्योर मटेरियल्स आर सिक्योर टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, फॉलिंग और कोलैप्सिंग। कहीं भी आपने उसको स्टोर में इक्विपमेंट को आपने अगर रखा है तो आप उसको प्रॉपर स्टैकिंग करें, उनके अंदर ऐसी स्लिपरी पोजीशन ना हो कि वो स्लाइड कर जाएं, फॉल कर जाएं या कोलैप्स कर जाएं। मतलब आप ऊपर वजन इतना डाल दिया कि नीचे वाला जो मटेरियल है उसका वजन ही बर्दाश्त ना कर पा रहे और वो गिर जाए। तो ये जो सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं ये उनके ऑब्जर्व करने की चीजें होती हैं कि आप देखें कि अगर कहीं पे स्टैकिंग हुई हुई है और अनसेफ है तो फौरन उसको कैच करें उस सिचुएशन को और उसकी उसका मिटिगेट करें, उसको कंट्रोल करें। ठीक है, मेंटेन क्लियर आयल्स एंड पैसेजवेज। आयल्स क्या होते हैं कि जब आप स्टैकिंग करते हैं आपने अक्सर देखा होगा ये जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं इनके ऊपर वो जो रैक्स लगे होते हैं जिसमें सेंटर में आप चलते हैं, ठीक है ना, और साइडों पे रैक्स होते हैं। आप देखिए जो तो अनसेफ प्रैक्टिसेस जिन स्टोर्स पे हो रही होती है ना उसमें जो आयल्स होते हैं वो बड़े करीब करीब होते हैं, उनका पूरा एक स्टैंडर्ड मौजूद है आज ओशा का इसके ऊपर। ये जो आयल्स होते हैं इनके दरमियान में कितना डिस्टेंस होना चाहिए और दीवार में और उस जो मतलब आयल्स है मतलब वो जो स्टैकिंग का प्लेटफॉर्म बना हुआ है उसके दरमियान में छत से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, दीवार से कितना फासला होना चाहिए और एक पर्सन से कितने फासले पे होना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि शॉपिंग करते हुए वो पूरा मतलब है कि वो गिर ही जाता है आपके मतलब है कि वो जो आयल्स होता है आपका स्टोरिंग जो स्टैकिंग मटेरियल वाला जो प्लेटफॉर्म बना होता है कई दफा वो गिर जाता है और वो क्योंकि जमीन के साथ बाज़ फिक्स नहीं होता तो वो गिरने का खतरा होता है। तो हमेशा उनको क्लीन रखें ताकि वहां पे गिरने का खतरा ना हो। डू नॉट स्टोर मटेरियल नियर हॉइस्ट वेज, फ्लोर ओपनिंग्स और अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी, ये भी स्टोरिंग की एक सेफ प्रैक्टिस है कि जो भी मटेरियल है आपका किसी मतलब है कि लिफ्ट के पास, किसी क्रेन के पास, किसी इस तरह की मतलब है जहाँ से क्रेन गुजरनी है उसके रास्ते में ना रख दें। ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ पे फ्लोर ओपनिंग हो। मसलन अगर फर्ज करें आपने किसी कमरे में उसको स्टोर किया है तो हो सकता है उसकी दीवार में कोई होल हो, ओपनिंग हो, तो वहां पे भी स्टोर ना करें। अनस्टेबल स्ट्रक्चर जहाँ पे मौजूद हो, छत जो इसकी वीक हो वहां पे भी स्टोर ना करें। ठीक है ना। उसके अलावा अवॉइड ओवरलोडिंग एंड ऑलवेज फॉलो रेटेड कैपेसिटीज। ठीक है ना, ओवरलोड को अवॉइड करें। हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उसकी रेटेड कैपेसिटी लिखी होती है कि इस पे आप मैक्सिमम इतना वो लोड डाल सकते हैं, तो हमेशा रेफर करें उन स्पेसिफिकेशंस को, उनके मुताबिक लोड डालें उसके ऊपर। अंडरस्टैंड कॉमन हैजर्ड्स विद कन्वेयर्स एंड क्रेन्स। ठीक है जी, अब क्रेन्स वगैरह के साथ जो स्पेसिफिक हैजर्ड्स होते हैं, ऑपरेटर अनट्रेंड है, अनस्टेबल ग्राउंड है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी की केबल करीब है, ग्राउंड पे जब डिगिंग करते हैं आपको पता है वहां पे ग्राउंड में भी इलेक्ट्रिसिटी की केबल्स होती हैं और वो जब करंट उनके साथ लग जाए तो वो ये बेचारे जो क्रेन ऑपरेटर्स होते हैं ये बड़ी मुश्किल में होते हैं, बड़े इनका बड़ा हाई रिस्क जॉब होता है ये। इस तरह इंश्योर प्रॉपर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट बिफोर यूज। ठीक है, जब भी आप इक्विपमेंट यूज करें स्टोरेज वगैरह में तो उसकी भी प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए। ठीक है जी, अब क्रेन यूज की सेफ्टी की अगर हम बात कर लें तो उसमें मतलब आपने किन चीज़ों को मेनली ख्याल करना है? कॉमन कॉज ऑफ द क्रेन एक्सीडेंट्स लाइक पावर लाइन कॉन्टैक्ट्स है, ओवरलोडिंग है, अनबैलेंस्ड लोड्स है, रिगिंग फेलियर्स है। रिग क्या होती है जी? रिग वो जो स्लिंग्स होती हैं, वो जो चेन्स होती हैं जिनके थ्रू आप किसी चीज को बांध के उठाते हैं क्रेन के अंदर, उसको हम रिग्स बोलते हैं। अगर वो फेल हो गई हैं, उनके नट बोल्ट, उनका इक्विपमेंट जंग लग गया है और आपने उसको इंस्पेक्ट ही नहीं किया, चेक ही नहीं किया, तो उससे भी हादसा जन्म लेते हैं, रूनुमा होते हैं। क्रेन इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट्स एंड सेफ्टी डिस्टेंसेस फ्रॉम पावर लाइंस। ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा जब क्रेन ऑपरेट करती है
तो खास इस चीज का ख्याल रखें कि कहीं पे हाई टेंशन वायर्स करीब ना हो, क्योंकि हाई टेंशन जो वायर्स होती हैं इनके अंदर जो करंट गुजर रही होती है ना, ये जरूरी नहीं आप उसको टच करेंगे तो वो करंट, उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका एक डिस्टेंस होता है, और वो तकरीबन कहते हैं कि 10 फुट तक, मतलब आपको उससे दूर रहना चाहिए। अगर आप उसके इवन अगर आप टच नहीं भी कर रहे लेकिन उसके अगर फील्ड के अंदर चले गए हैं तो आपको वो करंट लगेगी, शॉक लगेगा। तो इसलिए इन सेफ्टी की प्रिकॉशंस को क्रेन्स के यूज के वक्त मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सेफ्टी प्रैक्टिसेस व्हेन वर्किंग विद क्रेन्स एंड फोकलिफ्ट। ठीक है जी, आप मतलब है कि जब कोई भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, चाहे फोकलिफ्ट ट्रक है, क्रेन्स वगैरह हैं, यही अमूमन यूज होती है, कन्वेयर्स वगैरह हैं, तो उनके ऊपर जो भी सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करें। जैसे ड्राइवर, उनके ऑपरेटर्स ट्रेंड होने चाहिए, जैसे जिस जगह पे क्रेन ऑपरेट कर रही है वो एरिया बैरिकेडेड होना चाहिए, और प्रॉपर जो लोग हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो उनके पास वो क्या कहते हैं परमिट होना चाहिए। इसके अलावा जितना लोड उठा रहे हैं वो ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए, और उनके रास्ता जहाँ पे उसने मूव करना है उसके एंगल जो है वो सारे सेफ सिक्योर होने चाहिए। ये नहीं है क्रेन ने चीज उठाई, वो जब घूमी तो वो कहीं और जा टकराई, ठीक है ना। तो ये इन सेफ्टी प्रिकॉशंस को आपको मद्देनजर रखना होता है। ये रिगिंग इक्विपमेंट जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये क्रेन्स के साथ उठाने के लिए ये जो चेन्स वगैरह होती हैं इनको रिगिंग मटेरियल बोलते हैं। इनकी भी प्रिकॉशंस होती हैं, जैसे इंस्पेक्ट रिगिंग इक्विपमेंट बिफोर यूज एंड रिमूव एनी डिफेक्ट्स आइटम। अब वो जो चेन्स होती हैं बाज़ का, तो उसमें पता है आपको वजन पड़ पड़ के वो ढीली हो जाती हैं और उनके टूटने का खदशा होता है। और अक्सर आपने देखा भी होगा कि हवा में कोई क्रेन, अगर कोई लिफ्ट, एरियल लिफ्ट क्रेन उठा के चीज लिफ्ट कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, बाज़ का वो उसकी चेन टूट जाती है, ठीक है ना। तो उससे बड़ा हादसा हो सकता है नीचे आपके। टाइप्स ऑफ दिस स्लैंग्स यूज्ड इन मटेरियल हैंडलिंग, अलॉय स्टील की चेन्स होती हैं, वायर रोप होती हैं, मेटल मैश होती हैं। इनकी आप गूगल सर्च में जाके इनकी पिक्चर्स देख के आप इनको, आपको पता लग जाएगा ये मेटल मैश किस किस्म की स्लिंग्स होती हैं, एलॉय स्टील चेन किस किस्म की होती हैं, वायर रोप्स किस किस्म की होते हैं, जो कि यूज होते हैं एज ए रिगिंग मटेरियल आपके एरियल लिफ्ट्स के अंदर। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सिलेक्टिंग स्लिंग्स एंड इंश्योरिंग लोड कैपेसिटी, मतलब आप उसको बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करें कि जब आप उनको सिलेक्ट करें उनकी लोड कैपेसिटी को देखें। ये नहीं है आपने वजन जो है वो 10 टन डालना है जबकि स्लिंग की कैपेसिटी जो है वो 5 टन की है, तो वो फिर टूटने का खदशा होगा। डेली इंस्पेक्शन करें, ठीक है, उनकी डेली इंस्पेक्शन बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर डैमेज और डिफेक्ट्स, ये बड़ा जरूरी है। देखिए ये अक्सर पॉइंट जो है ओवरलुक होता है हमारी जो है वर्क प्लेस सेटिंग्स के अंदर। लोग कहते हैं, मतलब हर बंदा चैंपियन बनने की कोशिश करता है। एक प्रोडक्शन मैनेजर है, सुपरवाइजर है कंस्ट्रक्शन, वो कहेगा यार मैंने देख लिया, मेरा अंदाजा है, मेरा तजर्बा है, ये इससे ज्यादा वजन नहीं है, ये वो। इन चीजों, इन रॉन्ग प्रैक्टिसेस के ऊपर कभी भी आप ध्यान ना दें। आप एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिशियल्स, ऑफिसर्स, मैनेजर जो भी हैं आप वहाँ पे, आप अपने मतलब है कि जो नॉलेज है उसके मुताबिक चलें, ठीक है ना। आप चेक करें कि क्या इस इक्विपमेंट की इंस्पेक्शन जो है वो किसी कॉम्पिटेंट बंदे से हुई है, उसका कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है। अगर तो नहीं है तो इसका मतलब है हुई नहीं है। जुबानी कलामी आप लोगों की बातों पे मत जाएं। प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द स्लिंग्स, अवॉइड नॉट्स, यूज करेक्ट अटैचमेंट्स एंड लुब्रिकेट रेगुलरली। अब देखें ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो कि इंश्योर करने से आप बहुत बड़े हादसा से बच जा सकते हैं, ठीक है ना। एक तो जो जिस मकसद के लिए जो स्लिंग्स बनी है वहीं पे यूज करें। नॉट्स उनके अंदर गिरा ना लगाएं, ठीक है ना। नॉट्स बाज का ये मेटल मैश की भी होती हैं, वायर रोप की भी स्लिंग्स होती हैं, तो उनके ऊपर हाथ से फनकारियां ना करें या उनके ऊपर गिरा ना लगा दें कि जी बांध दिया, जैसे रस्सी से हम बांध देते हैं, ठीक है ना। एंड उनको लुब्रिकेट करें रेगुलरली ताकि उनके अंदर जंग ना लगे और वो वियर एंड टीयर का शिकार ना हो। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर डिफरेंट स्लिंग टाइप्स, मुख्तलिफ किस्म की जो स्लिंग टाइप्स होती हैं उनकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसके मुताबिक ही उनको यूज करें, ठीक है जी। उसके बाद रिस्क फैक्टर्स फॉर बैक इंजरीज, वेट ब्लिंकनेस एंड बॉडी मूवमेंट्स, सेफ लिफ्टिंग टेक्निक्स एंड व्हेन टू ब्रेक अप लार्ज लोड्स इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। मतलब ये भी उसी का पार्ट है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि आप मतलब है कि ओवरवेट है, बल्कि है, तो वो आपकी बैक जो है उसके लिए प्रॉब्लम करेगी। तो
जब भी आप मैनुअल हैंडलिंग करें या मतलब इक्विपमेंट हैंडलिंग करें, इन चीज़ों का ख्याल रखें कि ओवरलोडेड ना हो, मतलब एरिया सेफ हो, जैसे प्रैक्टिसेस मैंने आपको पीछे बताई हैं, और सेफ लिफ्टिंग टेक्निक्स का यूज़ करें, और यूज़ हैंडलिंग एड्स एंड अवॉइड लिफ्टिंग अबव शोल्डर लेवल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी कोई भी वेट आप शोल्डर से ऊपर ना उठाएं अगर आप मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैनुअल हैंडलिंग टेक्निक्स में अपने वर्कर्स को बताने की जरूरत है, ये वो पॉइंट्स हैं, टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर ऑफ योर साइट या रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि अगर आप किसी वर्कर को देखें कि उसने अगर कोई बोरी है, कोई कार्टन है, कोई वेट है जो उठाया हुआ है और सर के ऊपर उठाया चला आ रहा है, वो शोल्डर से अगर हाइट पे है, तो वो स्टैंडर्ड की खिलाफ वर्जी है, उसको मना करें। सो gentlemen, दिस इज द ऑल फ्रॉम माय साइड। आज हमने अपना इंशाल्लाह ये छठा जो ट्रेनिंग का हमारा सेशन था वो कंप्लीट कर लिया है। ट्रेनिंग 6 ट्रेनिंग हमने कंप्लीट कर ली है। हमने ग्रुप डिस्कशन की एक्टिविटी भी कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, एनीबॉडी? कौन कौन है? अभी जी हैं तो सारे, इमरान अली, मतियुर रहमान, मोइन कुरैशी, अबसार। कोई किसी का क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड? जी प्लीज, आपने हैंड रेज किया है। जी मिस्टर अब्बास, प्लीज यू कैन आस्क। जो भी सवाल है आपके जेहन में, प्लीज पूछें। सर समटाइम्स ऐसे भी होता है कि जैसा कि आपने भी बताया कि जब वेट लिफ्ट कर रहे होते हैं अमूमन जो मजदूर या लेबर वाले होते हैं तो वो कमर का सहारा लेके उसको करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मुझे जो समझ आई है कि ये तरीका गलत है। जैसे मतलब कि हम मूवीज वगैरह में वेट लिफ्टर देखते हैं वैसे उठाना चाहिए कि बैठ के और फिर वेट को उठा के ऊपर लेके जाना चाहिए जी जी जी। टांगों के बलबूते पे। यस, बिल्कुल तो सेफ सर इस तरह लिफ्टिंग से तो टेक्निक यही होती है। जी प्लीज। तो सर समटाइम्स इस तरह से अगर वेट ज्यादा हो तो वो तो बंदा टांगों के बल उठ ही नहीं सकता। नहीं, आप देखें उसमें ऐसा है कि वेट आपने ज्यादा क्यों उठाना है। देखिए जो हेल्थ एंड सेफ्टी की प्रैक्टिसेस वो ये कहती हैं कि मैनुअल हैंडलिंग को टू एनी एक्सटेंट अवॉइड किया जाए। मतलब आप ह्यूमन सोर्स के थ्रू वेट ना उठवाएं, आप उसको अवॉइड करें, ये रिस्की एक्शन है। अब हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ मसला ये है कि इक्विपमेंट नहीं है, मैकेनिकल एड्स नहीं है, तो बेचारे लोग मजदूर जो है मजबूर होते हैं। आप ये भी तो देखें उनके मसाइल कितने होते हैं उनको, मतलब जब बीमारी लगती है, जब खुदा ना खास्ता उनको कोई डैमेज होता है उनकी हेल्थ का, उनकी सेहत का, तो कितना बड़ा मसला उनको बनता है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बताऊं कि जो सेफ प्रैक्टिसेस हैं अर्गोनॉमिक्स की, वो कहते हैं कि जब आप कमर के बल झुकते हैं ना, अपनी बॉडी को कमर के बल झुकाते हैं, तो 11 गुना वेट ज्यादा आपकी टांगों पे पड़ता है। आपका वजन है मसलन, फर्ज करें 100 किलो आपका वेट है, ठीक है ना। अब जब आप कमर के बल झुकेंगे ना, तो 100 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1100 केजी का वजन जो है वो आपकी मतलब नीचे वाले हिस्से के ऊपर, आपका जो जो टांगे हैं इनके ऊपर पड़ता है एज पर अर्गोनॉमिक्स रूल, ठीक है ना। तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर 11 मल्टीप्लाई बाई 11 वेट वेस्ट की वजह से पड़ रहा है, तो फिर कितना उसका इम्पैक्ट हो सकता है आपकी नेक्स्ट लाइफ के ऊपर। उसका मतलब टांगों का ये होता है कि अगर आप मतलब है कि टांगों से उसको उठाएंगे घुटनों के बल, तो आप 20 केजी मैक्सिमम, 20 केजी, 25 केजी मैक्सिमम, इससे ज्यादा लोड ना उठवाएं अपने वर्कर्स के साथ, ठीक है ना। जब आप ये मैनुअल हैंडलिंग का स्टैंडर्ड स्टडी करेंगे ना, आप ओशा की वेबसाइट पे जाके देखें, उन्होंने हर चीज मेंशन की हुई है, एंगल मेंशन किया हुआ है, लोड मेंशन किया हुआ है, बंदे की हाइट मेंशन की हुई है, ईच एंड एवरीथिंग दे हैव मेंशन। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आप पढ़ें, उनको देखें जाके, और फिर इन सेफ प्रैक्टिसेस को आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवाना है अपने वर्क ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ठीक है ना। जनरली हमने आपको हिंट दे दिया, आपको बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया कि जो ओवर लिफ्टिंग होती है, दिस इज डेंजरस। अब अगर आपने डिटेल में जाना है तो आप इसका
वहाँ पे स्टैंडर्ड जाके पढ़ें। अब आपको मुश्किल नहीं होगी पढ़ने, क्योंकि आप बेसिक चीजें समझ चुके हैं। आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। और अपना मतलब है कि ये रूटीन की एक्टिविटीज है, और आप इनका नॉलेज अपने जहन में रखें। जब भी आप इस तरह की कोई वायलेशन देखें तो फौरन एक्ट करें, वहाँ पे एक्शन करें, अगर आप वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी के रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है ना। अगर आपको मसलन कोई ऐसी साइट दे दी है आपके एम्प्लॉयर ने कि जहाँ अच्छा पे सर, एक आपने। और चीज अब पूछना थी मैंने। जी प्लीज। सर अब हमारे दो टास्क और रह गए ना, यानी कि एक असाइनमेंट का और एक टेस्ट का, जी बिल्कुल। एग्जाम का यानी। जी तो सर ये विद इन कितनी देर में ये अरेंज हो जाएगा सारा कुछ? कल कल मैं आपको ना ब्रीफिंग दूंगा असाइनमेंट की। असाइनमेंट मैंने आपके लिए तैयार कर ली है। कल मैं उसकी ब्रीफिंग दूंगा कि आपने करनी कैसे है। उसके लिए मैं आपको 1 वीक का टाइम दूंगा, ठीक है ना। कल से आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। कल जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद विद इन 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप मुझे वो असाइनमेंट तैयार करके मुझे सेंड कर देंगे मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर, ठीक है। मैं आपको ईमेल एड्रेस दूंगा। उसके बाद जब आपकी ये टाइम कंप्लीट हो जाएगा असाइनमेंट का, तो फिर उसके बाद आपको 1 हफ्ते का टाइम मजीद मिलेगा पेपर की तैयारी के लिए। 40 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है ना। यानी 2 हफ्ते मजीद आपके लग जाएंगे इवेलुएशन में, जिसमें आपका जो टेस्ट नंबर है 3, मतलब आपका प्रैक्टिकल असाइनमेंट, और टेस्ट नंबर 4 जो है आपका एग्जाम, वो कंप्लीट होगा। 2 हफ्ते में आपका एग्जाम कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर तकरीबन हफ्ता एक ही लगता है मुझे रिजल्ट कंपाइल करने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं साथ साथ कर लेता हूँ। हफ्ते से भी कम में आ सकता है, 2 दिन में ही मुकम्मल करके आपका रिजल्ट जो है ना वो पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल को भिजवा दूंगा। जब मेरा रिजल्ट उन तक पहुंचेगा, उसके बाद जो हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस प्रैक्टिस है कि विद इन 1 मंथ, मैक्सिमम 1 माह के अंदर अंदर आपको इसका सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। उसूली तौर पे कोई अनयूजुअल डिले ना हो, पास का तो हो जाता है ना, कोई अनयूजुअल डिले आ जाता है कि सर्टिफिकेट जहाँ से आने हैं उनमें आने में टाइम लग सकता है। तो थोड़ा बहुत टाइम वेरिएशन होती है, बट यस सर। जनरली जो प्रैक्टिस है वो यही है कि विद इन 1 मंथ आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा ऑन योर ऑन द बेसिस ऑफ योर रिजल्ट। क्योंकि आपका जब एग्जाम फाइनल कंप्लीट होगा, मतलब विद इन 1 वीक में आपको रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा, आपका पूरा तैयार करके आपको ग्रुप में बता दूंगा कि आपने क्या अचीवमेंट की है, कितने मार्क्स आपने अचीव किए। ठीक है जी, ये प्रोसेस है फाइन कंप्लीट। सर। ठीक है। सर तो यश की कितनी फी है सर? आयुष, आयुष की अभी हाँ 7 जी, इसकी मॉड्यूल्स हैं। कितनी फी है? फीस फीस की बात कर रहे हैं या सही सर। उसके 7 मॉड्यूल्स नहीं हैं सर, मैं आयुष के उसका भी। पूरा प्रोसेस मतलब। आयुष के यस। 7 मॉड्यूल्स हैं, और उसकी 22 आवर्स की ट्रेनिंग है, 22 घंटे मैक्सिमम आपने करने होते हैं। और जो वो जो सिलेबस है ना सारा आयुष का, वो मतलब उन्होंने एक टाइम रखा हुआ कि इसके अंदर अंदर आप इसको कंप्लीट करें, ठीक है ना। 22 आवर्स का टाइम होता है, उसके अंदर अंदर आपने इसको कंप्लीट सर करना होता है। जी। आपकी आवाज कट रही है मिस्टर अबसार। आप किसी वक्त तो बड़ी क्लियर आती है आपकी आवाज, अभी कट रही थी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर मेरी आवाज आ रही है आपको, कि एक हमारा और भी प्रोसेस है जिसमें हमने 2 मार्क्स रखे हुए हैं। वो है ट्रस्ट पायलट के ऊपर पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल का ऑफिशियल पेज मौजूद है। वहाँ पे रिव्यूज लिखना, आप अपने कोर्स के बारे में अपने रिव्यूज वहाँ पे लिखें, और 2 मार्क्स की वो एक्टिविटी है। मिसाल के तौर पे अगर आपने टेस्ट कंप्लीट किए हैं और आपका नंबर बने हैं 48, 2 नंबर की वजह से आप पास नहीं हो पा रहे, तो वो 2 नंबर बोनस आपको मिल जाते हैं अगर आपने रिव्यू वहां पे लिखा होगा, ठीक है ना। तो आप वो रिव्यू लिखें, और अपना जो है ना वो मतलब स्क्रीन शॉट जो है ना वो ग्रुप के अंदर शेयर कर दें, ठीक है। मैं आपको आज की क्लास के बाद उसका लिंक भेज दूंगा। आप तकरीबन तो देखें ना, कोर्स काफी हद तक कंप्लीट हो गया। आप अगर चाहें तो कल की क्लास के बाद लिख सकते हैं, अगर आज ही चाहें तो आज भी लिख सकते हैं। आप उसमें कोर्स के बारे में लिखें, अपना एक्सपीरियंस लिखें, आप नीचे रिव्यूज लिखे हुए हैं लोगों ने, उनके रिव्यूज को पढ़ें एक दफा। ठीक है, एक तो देखें शेयरिंग होती है, ये इसको कहते हैं नेटवर्किंग। किसी के बारे में आपका पता चलता है, आपको पता चलता है, आपके बारे में लोगों को पता चलता है।
तो जितना आपका नेटवर्किंग स्ट्रांग होती है ना, उतना आपको नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिलना उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होता है। आप नेटवर्किंग जरूर करें। सर, जी। सॉरी सर, आपको इंटरप्ट किया। रिक्वेस्ट थी, एक छोटी सी चीज मेरे जहन में आई, अगर आप माइंड ना करें तो पूछना चाह रहा श्योर। हूँ। सर, ये जो इंटरनल ऑडिटर होते हैं और सेफ्टी का जो स्टाफ होता है, इनका आपस में इंटरलिंक होते हैं या ये अलग अलग काम करते हैं? नहीं, अलग अलग होते हैं। जो सेफ्टी ऑडिटर्स होते हैं ना, मतलब देखें, जैसे मसलन आप की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम काम कर रहा होता है। मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि जितनी भी हेल्थ एंड सेफ्टी की एक्टिविटीज होती है ना, इनको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करने का नाम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है ना। जिस राइट, तरह राइट। आईएसओ का एक मैनेजमेंट सिस्टम है 45,000 के नाम से, ठीक है ना, आईएसओ 45,001। अब जब ये मैनेजमेंट सिस्टम आप अप्लाई करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो फिर इसको ऑडिट करने के लिए भी स्पेशलिस्ट ऑडिटर चाहिए होते हैं, जिनको हम इंटरनल ऑडिटर भी कहते हैं, जिसकी हम ट्रेनिंग भी करवाते हैं। और लीड ऑडिटर्स भी होते हैं, जो कि मतलब जो आईएसओ की जो सर्टिफाइड बॉडीज होती हैं उनकी तरफ से डिप्यूट होते हैं। ठीक है ना। तो इंटरनल राइट, ऑडिटर और हेल्थ एंड सेफ्टी के जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनमें फर्क होता है। ठीक है ना। राइट, तो राइट सर, थैंक यू। आप भी ये कैपेबिलिटी, अगर फर्ज करें हेल्थ एंड सेफ्टी के रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स हैं, लेकिन आपने इंटरनल ऑडिटिंग की हुई है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बेनिफिट की बात होती है। क्योंकि आपको मतलब अगर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो जाहिर है फिर आपको उस हिसाब से कंपनी पे भी करती है। कि मतलब आपको अगर एडिशनल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मतलब आपने हेल्थ सेफ्टी को मॉनिटर भी करना है, इंस्पेक्शन भी करनी है उस एक्टिविटीज को, उनके कंट्रोल मेजर्स भी बनाने हैं, और फिर आफ्टर ए सर्टेन टाइम लिमिट आपने उसको ऑडिट भी अगर करना है। अगर आपके पास ऑडिटिंग क्वालिफिकेशन है, जैसे आईएसओ की इंटरनल ऑडिटर की आपने ट्रेनिंग की हुई है, तो फिर आपको कंपनी एडिटर के तौर पे भी डिप्यूट कर सकती है। और ऑडिटर्स की यूजुअली तनख्वाहें ज्यादा होती हैं। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो राइट। सैलरीज हैं वो ऑडिटर्स की बहुत ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू सिंपल जो हेल्थ एंड सेफ्टी के सेफ्टी प्रोफेशनल। रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं। ठीक है ना। तो ऑडिटिंग एक ओके सर, कंप्लीट थैंक यू। फील्ड है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव फील्ड है। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये भी मैं बताता चलूं कि मैं एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है ना ऑडिटिंग के ऊपर स्पेशली, वो मैं तैयार कर रहा हूँ, और उसमें बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे हूँ। मैं इंशाल्लाह अनकरीब उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करूंगा। आप उसको देखिएगा। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, देर इज नो कॉस्ट फॉर दैट। ठीक है ना। वो आपकी लर्निंग के लिए। ओके। अगर आप उसको मतलब उसमें इनरोल हो जाएं, अपने आप को उसको रीड करें, उसको देखें, फोरम के ऊपर आए, मेरे साथ क्वेश्चंस आंसर करें। देखिए, मेरा मकसद ये है कि नॉलेज को शेयर करूं मैं। ठीक है, कुछ क्वालिफिकेशंस ऐसी होती हैं जिन पे फीस लाजमी होती है, क्योंकि वो मतलब आपको पे करनी पड़ती है। एक्सटर्नल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जाहिर है हम भी थोड़ी बहुत एफर्ट करते हैं, तो हम भी कहते हैं चलो यार थोड़ा बहुत हमें भी उसमें से मिल जाए, फाइनेंशियली थोड़ा हमारी भी सपोर्ट हो जाए। बट जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो फीस कलेक्ट करना या पैसे कलेक्ट करना नहीं है। मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है लोगों को नॉलेज देना। तो लोगों को नॉलेज देने से मैंने कभी भी ना रोका है, ना कभी मैंने किसी को मना किया है, ना किसी को मैंने ऐसा हुआ है कि उसने मुझसे सवाल किया और मैंने उसको जवाब ना दिया हो। तो इसीलिए मैंने राइट। देखिए आपको लिंक करने के लिए आपको मैंने पूरा एलएमएस जो है उसकी एक्सेस दे दी है, कि आप उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट लें, और अपना अपने जो है ना वो नॉलेज इन्हेंस करें, मेरे साथ इन कांटेक्ट रहें, फोरम पे आएँ, क्वेश्चन आंसर करें। अभी तो अंडर डेवलपमेंट है, असल में मेरे पास जितना टाइम होता है, सही बात है, मैं मतलब टाइम मैनेज करना मेरे लिए बड़ा टफ होता है। मेरे पास इतने हैवी प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, कि उसमें से टाइम निकालना ट्रेनिंग के लिए, इट्स रियली टफ फॉर मी। मतलब डिप्लोमा की ट्रेनिंग्स भी करवानी है, यूके के क्लाइंट्स तक होते हैं मेरे पास। ठीक है। ओमान के, सऊदीज के, इस तरह डिफरेंट कंट्रीज के मेरे पास क्लाइंट्स होते हैं, तो उनमें से सारा टाइम निकाल के बीच में इस कोर्स को, क्योंकि मैं सेफ्टी काउंसिल के साथ तकरीबन 2018 से काम कर रहा हूँ, तो मैं इनके पैनल पे ऑथराइज ट्रेनर हूँ। तो इसलिए फिर मुझे ये ट्रेनिंग कंडक्ट करनी पड़ती है, जो भी स्केड्यूल इनका होता है उसके मुताबिक। तो बहरहाल मेरा जनरली पर्पस ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देना, आपको
इंटरेक्टिव रखना अपने साथ, और जो भी आप के ज़हन में सवाल आए उसको एड्रेस करना। आप फोरम पे भी आए, एक दूसरे से डिस्कस करें। देखिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का और कोई तरीका नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप दूसरे से अपने आप को बेहतर कर लें। कोई ऐसी गिदड़ सिंगी नहीं है कि आप कोई शरबत पी लें तो आप कहें जी कि मैं दूसरे से बेहतर परफॉर्म कर सकूंगा। नो, द ओनली थिंग इज टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज। जितना आप नॉलेज गेन करेंगे किसी चीज के बारे में, उतने ही आप कॉम्पिटेंट होंगे। जितनी आप, ये जो कॉम्पिटेंस होती है ना, ये हेल्थ एंड सेफ्टी के जो मैनेजमेंट सिस्टम, कभी आप मुझसे ट्रेनिंग लीजिएगा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की, इंटरनल ऑडिटर की, आपको फिर अंदाजा होगा कि ये कॉम्पिटेंस की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। एक ये कंप्यूटर, सर कब तक स्टार्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला ये हमारे प्लान में है नवंबर में, आई थिंक सो। मैं अभी आज कांटेक्ट करता हूँ पीएससी वालों से कि उनका जो स्केड्यूल है अभी इस महीने का, उसमें ये प्रोग्राम है कि नहीं, फिर आपको ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। ठीक है ना? ये भी आप ही जी जी बिल्कुल, कंडक्ट करेंगे इंटरनल सर? इंटरनल ऑडिटर। और मजे की बात मैं आपको बताऊं कि इसमें मैं 5 स्टैंडर्ड्स की ट्रेनिंग देता हूँ इन वन पैकेज, जिसमें आपका राइट। सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम है, क्वालिटी का मैनेजमेंट सिस्टम है, इन्वायरमेंट का मैनेजमेंट सिस्टम है, फूड सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है ना? सर और ये सर्टिफिकेशन भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होती है जो आप करवाएंगे? जी बिल्कुल, ये वाली जो आप इंटरनेशनली कैटेगराइज होती है ये बेसिकली। PSQ यूके की बॉडी है जो इसको रिकग्नाइज करती है, क्योंकि सर्टिफिकेट तो मैं इशू नहीं कर सकता, मैं ना मेरी अथॉरिटी है ना मैं करता हूँ। राइट सर। ठीक है ना? मेरा काम है अंडरस्टूड सर। मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ। सर्टिफिकेशन बॉडी जो है वो पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल की सेफ्टी काउंसिल। हाँ, मतलब उनके पैनल पे होती है, वो सर्टिफिकेशन वो करते हैं। मैं सर्टिफाई नहीं करता, राइट मैं सर। किसी को कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड ना करने का श्योर मैं श्योर करता हूँ। ठीक है ना? मैं आपको ट्रेनिंग सर। देता हूँ और आपकी इवेल्युएशन करता हूँ, और जब आप पास हो जाते हैं मैं रिजल्ट आपका फॉरवर्ड कर देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर एलिजिबल फॉर द सर्टिफिकेट, राइट? राइट सर। राइट मैं आपको बता दूं कि हमारी जो सर्टिफिकेशंस की कॉस्ट होती है ये बहुत कम है। इंटरनेशनल जो अदर इदारे हैं उनकी, एक आईएसओ का स्टैंडर्ड जो है उसकी मिनिमम जो फी है पाकिस्तान में या इंटरनेशनली 80,000 है इंटरनल ऑडिटर की। जबकि हम जो है ऑलमोस्ट 50,000 में 5 स्टैंडर्ड्स आपको मतलब है कि करवा देते हैं उनकी ट्रेनिंग। ये हमारा एक मतलब है कि एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें हमने हंड्रेड्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स तैयार किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो काम कर रहे हैं अपनी साइट्स के ऊपर। ठीक है ना? कि इसमें हमारा राइट सर। मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो, क्योंकि इतनी हैवी कॉस्ट यार बियर करना, बड़ा ये जो मतलब चंद ऑर्गेनाइजेशन है ना जिन्होंने मतलब है कि लूट मार मचाई हुई है, वो आपको इतना सिखाते नहीं है जितनी फीसिस आपसे ले लेते हैं। ठीक है ना? सर्टिफिकेट तो आपके राइट सर। हाथ में आ जाता है, लेकिन अगर आपके पास वो कॉम्पिटेंस नहीं है, आप इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते, आप अपनी मैनेजमेंट से इंटरेक्ट बातचीत नहीं कर सकते, तो फिर क्या फायदा यार उस सर्टिफिकेट का, मुझे बताओ। आजकल तो दौर जी इतना बिल्कुल। एडवांस है कि आप अच्छे से अच्छा खुद प्रिंट कर सकते हैं सर्टिफिकेट। ठीक है ना? 200-400-500 रुपया लगा के आप जितना अच्छा चाहें खुद प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन उसका फायदा क्या हो सर्टिफिकेट का जिसके अंदर नॉलेज ना हो? ये भी तो एक कॉमन बिल्कुल सेंस की बात है ना। तो मेन ऑब्जेक्टिव आपका नॉलेज होना चाहिए, सर्टिफिकेट तो आपको मिलना ही मिलना होता है जब आप मुकम्मल कर लेते हैं अपनी ट्रेनिंग। ठीक है ना? बिल्कुल। वो तो आपका एक इनाम होता है, वो आपको राइट। मिलता है। ठीक है? तो आप जो है ना वो इन कांटेक्ट रहें, नॉलेज को अपडेट रखें। बहुत सारा रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिसपे कोई कॉस्ट नहीं होती, सिर्फ आपने अपनी थोड़ी एफर्ट करनी होती है, और उस पे जाके आप टाइम लगाएं और सीखें, और इवन पूछें क्वेश्चंस वगैरह। कुछ ऐसी क्वालिफिकेशंस भी होती हैं, ज़ाहिर है, जिन पे फीस पे करनी पड़ती है, तो अपनी नीड के मुताबिक वो भी लें। ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला आपका फ्यूचर ब्राइट है। आप अगर अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे तो दुनिया में आपकी हर जगह पे इज्जत होगी, हर कोई एम्प्लॉयर आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपको अपॉर्चुनिटी खुद प्रोवाइड करेगा अगर आप कॉम्पिटेंट हैं। अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं है तो फिर आप सिफारिशें ढूंढते रहेंगे, फिर आप इसी चक्कर में पड़े रहेंगे कि यार मेरा कोई चाचा मामा हो, मेरी कोई सिफारिश